देखिए, कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इस पर बात बहुत होती है, लेकिन ज़रूरत है किसानों से सीधे जुड़ने की, किसानों तक सीधे उन कहानियों को रखने की, उन बातों को रखने की, जिससे वो भी समृद्ध और विकसित किसानों की श्रेणी में आ पाए। कृषि एक्सप्रेस एक ऐसा ही प्रयास है। अभी तक कई किसानों की कहानियां हमने आपके सामने रखी और सच मानिए, इस प्रोग्राम को एंकर तो कर रहा हूं, लेकिन एक दर्शक के नाते भी इन कहानियों को सुनने जानने के बाद ये लगता है कि कृषि में कितनी संभावनाएं हैं। और आज का ये एपिसोड तो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज बिल्कुल एक अलग किस्म की बात करेंगे और एक ऐसी कृषि जो कि शुरुआती कृषि है, या जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक खेती किसानी की आज बात हो रही है, लेकिन एक समय पर जब कृषि की शुरुआत हुई होगी तो ऐसे ही हुई होगी। पंचमहाभूत जिनको हम सभी जानते हैं, उनके जरिए कृषि कैसे आज हो रही है और कैसे ये समृद्धकारी कृषि है, इसको आपको बताएंगे। कृषि एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान की जो हौसले और संघर्ष की मिसाल हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के एक छोटे गांव कनई से निकले किसान ताराचंद बेलजी का जीवन देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणादायक है। छोटे किसान के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले ताराचंद बेलजी की प्रसिद्धि आज प्राकृतिक जैविक कृषि का एक सफल मॉडल पेश करने वाले कृषक और कृषि वैज्ञानिक के तौर पर देश विदेश में फैल चुकी है। हमारे साथ वो जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे कई मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। ताराचंद बेलजी, इनके पास एग्रीकल्चर की ना कोई डिग्री है ना ही डिप्लोमा, लेकिन प्राकृतिक जैविक खेती के प्रति उनके जुनून ने देश विदेश के 2 लाख से ज्यादा किसानों को हुनरमंद बना डाला। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ताराचंद बेलजी की कामयाबी के पीछे भारत रत्न नानाजी देशमुख का बड़ा हाथ है। नानाजी के संपर्क में आने के बाद से बेलजी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। महाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती की प्रेरणा हमें भारत रत्न नानाजी देशमुख के सानिध्य में प्राप्त हुई। वर्ष 2005 से 2009 मैं और मेरी पत्नी मिताली पूज्य नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र मझगवा, जिला सतना, मध्य प्रदेश और कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के साथ समग्र ग्राम विकास में कार्य करते हुए प्राप्त हुई। खेती करते हुए बेलजी को महसूस हुआ कि प्राकृतिक जैविक खेती का मौजूदा मॉडल पूरी तरह से कारगर नहीं है। उन्होंने देखा कि गोबर की खाद से पौधों को पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसान को उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना अच्छी आमदनी के लिए जरूरी होता है। यही नहीं, पोषक तत्वों की कमी के कारण फसलों को कीड़े मकोड़े भी आसानी से चपेट में ले लेते हैं। इसको देखते हुए बेलजी ने प्राचीन भारत की कृषि पद्धतियों का अध्ययन किया और ज्ञान को जमीन पर उतारा। उनका मानना है कि रासायनिक खेती के कारण हमारी भूमि से जरूरी तत्व तो खत्म हो गए हैं और मिट्टी नकारात्मक हो गई है। बेलजी का कहना है कि भूमि में पंचमहाभूत के संतुलन से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी खेती की जा सकती है। पंचमहाभूत कृषि से फसलें बीमार इसलिए नहीं होती क्योंकि पंचमहाभूत जब संतुलित होंगे, किसी भी फसल में 1% भूमि तत्व, 8% गगन तत्व, 21% वायु तत्व और 70% जल तत्व हो और 32 अंश डिग्री टेम्परेचर उस फसल की तापमान हो संतुलित, तो वह फसल बीमार नहीं होगी। ज्यादातर किसानों का मानना है कि प्राकृतिक जैविक खेती करने से उत्पादन कम होता है और इससे कमाई घट जाती है, लेकिन बेलजी की सोच अलग है। उन्होंने तरह तरह के खादों को बनाने की तकनीक विकसित की और 38 तरह की फसलों पर प्रयोग कर बम्पर उत्पादन हासिल किया। बेलजी का मानना है कि अगर खेत में सुबह शाम विशेष समय में अग्निहोत्र किया जाए तो भूमि में पंचमहाभूत संतुलित हो जाते हैं। वर्ष 2005 से पंचमहाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती पर अध्ययन और शोध कर रहा हूँ। भारत के प्राचीन कृषि ग्रंथ वृक्षायुर्वेद, उपवन विनोद, कश्यपी कृषि सूक्त, कृषि पाराशर, परशुराम गीता, इन ग्रंथों के सूक्तों का अध्ययन कर 150 से अधिक फार्मूले और जैविक उत्पाद बनाए हैं। इन फार्मूलों और उत्पादों का उपयोग करके अभी तक हमने 38 तरह की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया है। बेलजी ने सब्जियों से ज्यादा उत्पादन पाने के लिए 3G और 4G तकनीक को प्रचलित किया। किसी भी पौधे की तीसरी ब्रांच या शाखा में ही फल आते हैं। पहली व दूसरी ब्रांच में केवल नर फूल आते हैं, लेकिन तीसरी शाखा में हर पत्ते पर मादा फूल ही आते हैं। एक नर फूल से 100 मादा फूलों के जरिए फल बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है।
100 नर फूलों में एक मादा फूल आता है, जबकि किसान को 100 मादा फूल और एक नर फूल की आवश्यकता होती है। अगर पहली और दूसरी ब्रांच को कट कर दिया जाए तो तीसरी ब्रांच में फल आ जाते हैं। बेलजी का दावा है कि 3G 4G तकनीक के प्रयोग से लौकी के एक पौधे से 1000 तक लौकी का उत्पादन किया जा सकता है। पीसीबीटी पंच महाभूत कृषि में उत्पादन बढ़ाने की एक और प्रक्रिया है जिसे हम 3G 4G कटिंग कहते हैं। 3G कटिंग में हर पत्ते में लौकी आती है और 4G कटिंग में हर पत्ते में 2 लौकी आती है। तो पूरे देश भर में 3G कटिंग अब हमारे किसान करने लगे हैं और 3G कटिंग करने के साथ हर पत्ते में फल आने की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है। छोटे किसान से कृषि वैज्ञानिक बन चुके ताराचंद बेलजी की लोकप्रियता जहां विदेशों तक फैल चुकी है, वहीं भिलाई IIT भी उनके प्रयोगों को अपनी कसौटी पर कस चुका है। भिलाई IIT एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रयोगशाला बनाने जा रही है, जिसमें बेलजी के मॉडल के अनुसार काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए ताराचंद बेलजी का, जो कि प्रगतिशील किसान हैं, जिनकी कहानी को आप देख रहे थे। ताराचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कृषि एक्सप्रेस पर, भारत एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। ताराचंद जी, आपकी कहानी देखी, बड़ी दिलचस्प है, बहुत सारी नई टर्म्स दी हैं और क्यों ना हो, आप एक कृषि वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक के तौर पर आप कई चीज़ों को सामने रखते हैं, कई पेटेंट्स भी हैं, कई नए प्रयोग भी हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप खुद ये जो अन्य किसानों के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं, आप खुद कितने क्षेत्र में कृषि कर रहे हैं और किस तरह की कृषि कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मेरी जो पर्सनल खेती है वो तो 8.094 हेक्टेयर है और अभी ये मानिए कि पूरे देश भर में जो किसान है जो रोज मुझसे बात करते हैं, ऐसे 1000 से ऊपर ऐसे किसान हैं जो प्रतिदिन मेरे से बात करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं और हमारी पूरी टीम उनके साथ काम कर रही है। तो वो खेती भी मैं अपनी ही खेती मानता हूँ। मैंने कई किसानों से बातचीत की तो अलग अलग किस्म की, जैसे हम कभी काली मिर्च को भी देखते हैं, हम कभी देखते हैं कि मल्टी लेवल फार्मिंग भी की जा रही है और अन्य किस्म के प्रयोग किए जा रहे हैं। आपका फोकस सब्जियों पर है या अन्य फसलों पर है? किन चीजों पर ज्यादा फोकस है आपका? नहीं, मैं फसलों पर फोकस करने के बजाय वो जो फसल लगे वहां पंच महाभूत कैसे हैं इस पर फोकस करता हूं। आप पंच महाभूत ठीक कर लो, हर फसल बम्पर आएगी। और इसलिए अभी तक जिन भी फसलों में हमने हाथ लगाया सब में रिकॉर्ड प्रोडक्शन आए हैं। 38 तरह के फसलों में इसलिए हमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिले हैं क्योंकि हमारे जीवन में हर फसल का महत्व है, हर सब्जी और मसालों का महत्व है। तो हमें सब चीज उगानी चाहिए, प्राथमिकता से उगानी चाहिए। किसी एक जीन्स को प्राथमिकता दे करके हम जो है भोजन के असंतुलन को बढ़ावा ही देंगे। आप भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ कार्य कर चुके, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो क्या आपके जहन में ये चीज़ें कब से आई थी? पंचमहाभूत, ये चीज़ आपको कैसे समझ में आई? आपने अभी इस रिपोर्ट में देखा, हमने कई वैदिक स्क्रिप्चर्स का भी जिक्र किया है, कई ग्रंथों का भी जिक्र किया है, आपने परशुराम गीता या अन्य ग्रंथों का जिक्र किया। इनका आपके जीवन में प्रवेश कैसे हुआ, ये भी बताएं, और नानाजी देशमुख के साथ में क्या क्या सीखने को मिला वो भी बताएं। भारत रत्न नानाजी देशमुख ने हमसे आह्वान किया था कि हमें युवा दंपत्ति चाहिए जो वनवासी राम और सीता की तरह गांव में रहें और गांव में रह के ग्राम विकास के लिए काम करें। तो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों पोस्ट ग्रेजुएट थे। मेरी पत्नी इंग्लिश के लेक्चरर थी उस समय, मिताली बेलजी। तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम चित्रकूट में रहें और ग्राम विकास के लिए काम करें। तो हम दोनों पति पत्नी वर्ष 2005 नानाजी के सानिध्य में और समाज शिल्पी दंपत्ति के तौर पर कार्य करना शुरू किया। और काम करते करते 3 वर्ष मैंने काम किया और मुझे ध्यान में आया कि केवल प्राकृतिक खेती 167 विषयों पर काम किया हम दोनों ने जी। और ध्यान में आया कि अगर प्राकृतिक खेती किया जाए तो नानाजी का जो लक्ष्य था, गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा और विवाह, ये 5 समाप्त हो जाएंगे। तो फिर हमने वर्ष 2009 में इस अलग से ही एक प्राकृतिक खेती शोध संस्था नानाजी की अनुमति से बनाई और उस पे काम करना शुरू किया 100 किसानों के साथ मिल करके। तो 2009 से लेके 2017 तक हमने लगातार काम किया, प्राकृतिक खेती के कई प्रयोग किए, भारत और भारत के बाहर भी। उन्हीं प्रयोगों में हमें डॉक्टर वाई.एल. नैनी जी से मिलना हुआ, जो पंतनगर विश्वविद्यालय में वहां प्रोफेसर रहे, और उन्होंने ही वृक्षायुर्वेद, उपवन विनोद, कश्यपी कृषि योग सूक्त, कृषि गीता और कृषि पाराशर जैसे ग्रंथ हमें उपलब्ध कराए और फिर हमने उस पर प्रयोग करना शुरू किया और हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई।
ये आप जो बात कह रहे हैं ना, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स, ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इनको लेकर बड़ी बातें होती हैं और खासतौर पर कृषि पर हमने बहुत कार्य किया है। और यहाँ तक कि चाहे वो हाथी का पालन हो, घोड़ों का पालन हो, एक समय पर उनके पूरे विज्ञान लिखे जाते थे हमारे यहाँ पर। और कृषि प्रधान तो हम हमेशा से रहे हैं, तो कृषि पर तो हमने बहुत सारा काम किया। ये ग्रंथ कहाँ गए, ये प्रमोट क्यों नहीं होते हैं? ये अभी वर्तमान में जो आप आधुनिक हम देख रहे हैं, कृषि विज्ञान के कई कॉलेजेस हैं, उनमें इनका कितना महत्व देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा सा आप बताएं। ऐसा है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है वो ऊर्जा विज्ञान पर आधारित हैं। आज के जो ग्रंथ है वो अणु विज्ञान, भौतिकी पर आधारित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऊर्जा विज्ञान, जो दिखाई नहीं देते, वो जो तरंगे हैं उनको हमारे पूर्वज देखते थे, उसके आधार पे उन्होंने परंपराएं विकसित की और तकनीकी विकसित की, इसलिए ये सहज में किसी को स्वीकार नहीं होते। जब मुझे भी पहली बार हमें जो है कृषि पाराशर और उपवन विनोद और कृषि गीता मिला और वृक्षायुर्वेद मिला, तो लोग हमें भी पढ़ने पे ऐसा लगा कि ऐसे प्रयोग करने से क्या होते हैं। लेकिन जब हमें एक दो परिणाम प्राप्त हुए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम वर्ष 2010 और 11 में मेरी संस्था ने 42 लाख रुपए खर्च किया था जैविक खेती को विकसित करने में, जीवाणु खरीदने में। फिर वही प्रयोग हमने जब कुणप जल बनाया, सजीव जल पंचगव्य बनाया और जब डाला, तो हमें उस 42 लाख से ज्यादा परिणाम प्राप्त हुए। तो हमें सहज में उन पे विश्वास होना शुरू हो गया और उसमें सैकड़ों सूक्त हैं। हमने जिस भी सूक्त का सही से उपयोग किया और खेती में प्रयोग किया। जैसे एक उदाहरण बताइए कि कोई सूक्त हरी कच्च है हमारी फसल। जी, एक कोई उदाहरण बताइए कि ये सूक्त इस्तेमाल किया और इस तरह से फसल आई, ताकि लोगों का इन स्क्रिप्चर के प्रति और उत्साह बढ़े। बिल्कुल जी, एक ऐसा कोई सूक्त बताएं जिससे कि आपको लगा कि ये सूक्त का इस्तेमाल हुआ और फसल जो है वो इस तरीके से बढ़ गई। देखो, एक सूक्त है जो है वो है जंतु नाम जीवनम कृषि, कि जंतुओं का जीवन। हमारी मिट्टी में कई तरह के जीवाणु हैं और वो जीवाणु जो हवा से नाइट्रोजन को खींच के पौधे को देते, फास्फोरस को देते, पोटाश को देते, जिंक देते हैं। तो ये सारे जीवाणु हमारी मिट्टी में होना चाहिए। और हमने जो है उस जीवाणु भी कैसे पैदा करना, तो उसमें कुणप जल है वृक्षायुर्वेद में, जिसको हमने जब डेवलप किया तो 1100 तरह के जीवाणु हमें प्राप्त हुए, फंगस और बैक्टीरिया। 650 तरह के बैक्टीरिया और 450 तरह के फंगस प्राप्त हुए। तो ये जो है हमारे पुराने ग्रंथों में स्पष्ट है कि आप मिट्टी में जीवाणु डालिए, ये खेती करेगी। जंतु नाम जीवनम कृषि। आपने अणु और तरंग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय कहे हैं, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं तो मेरी भी रुचि इसमें बहुत रहती है। अब तरंग जो कि हम देख नहीं सकते हैं या जिसका आकलन करना मुश्किल होता है, तो इस ऊर्जा की तरंग का आकलन आप कैसे करते हैं? कैसे पता लगाते हैं कि इस क्षेत्र में पंचमहाभूतों की स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा है, मेरे पास जो है एक पेंडुलम डाउजिंग है रुद्राक्ष की, और ये जो डाउजिंग है ये हमको बताती है कि इसकी तरंग कैसी है। हम सबसे पहले बीज की तरंगे चेक करते हैं। यदि उसमें बीज में पावरफुल तरंगे तो हमारी डाउजिंग तेजी से घूमती है। फिर मिट्टी की हम तरंगे चेक करते हैं, पानी की तरंग चेक करते हैं। और अगर कोई भी तरंग हमें निगेटिव, यानी हमारी अगर माला उल्टी घूम रही है, तो समझ जाना उसकी तरंगे निगेटिव है, नकारात्मक है। वो मिट्टी, जैसे वो जिस मिट्टी की तरंग निगेटिव, उसको हाथ में रखेंगे तो हम 10 लीटर का पानी ठीक से नहीं उठा सकेंगे, हमारी ताकत घट जाएगी। तो हम जो है रुद्राक्ष के द्वारा ये तरंगों को चेक करते हैं, और मैंने बहुत से किसानों को, देश भर के और विदेश के किसानों को भी सिखाया है तरंगे चेक करना। पर मुझे लगता है ताराचंद जी, आपका इस मामले को लेकर बहुत सारी आलोचना और विरोध भी कई बार आपको झेलना पड़ता होगा, क्योंकि इन चीजों की स्वीकार्यता जरा कम है विज्ञान में। हाँ, जो नई चीज है उस पे तो स्वाभाविक है, लोग एकदम से स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिन जिन किसानों ने अनुभव कर दिया, क्योंकि हमने तरंगों को हम माला से चेक करते, फिर हम फिजिकल भी चेक करवाते। जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं और आप निगेटिव मिट्टी को पकड़ लो, आप 10 लीटर की बाल्टी को सीधे नहीं उठा सकते हो, ठीक है। और वहीं आप अच्छी मिट्टी को पकड़ लो, आसानी से उठा लोगे। तो हमने जो है माला से हम चेक करते, तब तक तो हम आलोचना के शिकार हुए। लेकिन जिस दिन हमने फिजिकल चेक कराना शुरू कर दिया और लोगों ने विश्वास कर लिया। फिर दूसरा है, इसकी एक फसल आते तक लोग इसको स्वीकार नहीं करते। जैसी वो जो है टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि करते और एक फसल जैसी मिल जाती है, उसके बाद लोग तरंगों को महसूस करने लगते हैं कि हाँ, तरंगे भी हैं।
और तरंगे ही मुख्य हैं, क्योंकि प्रकृति का निर्माण तरंगों से होता है। मनुष्य निर्माण करता है अणुओं से। जैसे हम एक एक फूल जोड़ करके माला बना सकते हैं, लेकिन फूल नहीं बना सकते, फूल तो तरंगों से ही बनती है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण तरंगों से होता है, अणुओं से नहीं होता, तरंगों से होता है। तो वैसी प्रकृति में सब चीजों का निर्माण तरंगों से होता है। और जिन भी किसानों ने तरंगों के विज्ञान को मान लिया, उनके यहाँ बहुत प्रोडक्शन होता है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है। आप ये जितनी भी फसलें मेरी देख रहे हैं, सब रासायनिक खेती से 2 गुना 3 गुना, कहीं कहीं 10 गुना ज्यादा उत्पादन है किसानों का। जी, तो मुझे कुछ ऐसे उदाहरण भी बताइए ताराचंद जी, बल्कि दर्शक भी आपको जो सुन रहे होंगे वो बड़ी दिलचस्पी इसमें दिखा रहे होंगे, आपकी इस खेती को समझना कुछ उदाहरण बताइए कि इन किसानों का उत्पादन इतना इतना, क्योंकि 1000 के आसपास किसान आपसे जुड़े या सहयोग लेते हैं, तो उनमें से किस तरीके से कुछ कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि तरंग विज्ञान को मानने वालों को इतना फायदा हुआ। देखिए, एक किसान है लेखराम यादव जी, वो जो है उन्होंने जो है जी, जो लेखराम जी हैं वो अणु विज्ञान पर काम किया है। उन्होंने जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इस पर उनकी जो है रिसर्च रहा है, और वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफी दिन काम भी किए। फिर जब वो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ रह के वहां 17-18 डिग्री टेम्परेचर में अंदर रहना पड़ता था, वो निराश हो गए, बोले अब तो यहाँ रह के काम कर नहीं सकता, तो खेती तय किए। अब जैविक खेती में आए तो उनके खर्च हो गए 50 से 60 लाख रुपए 110 एकड़ में। फिर उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, मुझसे संपर्क किया, पहले वो मेरे अणु विज्ञान के फार्मूले अपनाए, फिर मैंने उनसे कहा कि जरा ऊर्जा विज्ञान को करो। उनके खेत गया, उनको प्रयोग दिखाया, तो जब वो ऊर्जा विज्ञान के फार्मूले अपनाने शुरू कर दिए, तो उनका प्रोडक्शन सब्जियों में तो ये समझ जाइए ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा, जितना टमाटर बैगन मिर्च वो उगाते थे उससे अभी 10 गुना ज्यादा उगा रहे हैं। फिर 110 के बजाय उन्होंने 350 एकड़ में जैविक खेती, वो भी प्रमाणित जैविक खेती कर रहे हैं। फिर अभी 500 एकड़ में पहुंच गए, अब वो 2000 एकड़ की सोच रहे हैं। चलिए, ये एक्चुअली एक बहुत विस्तृत विषय है, पर मुझे अब क्योंकि अंतिम दौर में हम चर्चा के हैं, तो चलते चलते ये भी बताइए, पंच महाभूत, इनके बारे में तो हम ज्यादातर योग विज्ञान आदि इत्यादि में सुनते हैं। पंच महाभूतों पर काबू पाना या इनको बैलेंस करना, ये हमारे वश में कैसे हो सकता है? मतलब हम पंच महाभूतों को कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे उदाहरण के लिए टेम्परेचर की बात कर लीजिए, तो खेती में आप टेम्परेचर या अग्नि तत्व की अगर आप बात करते हैं या अन्य, क्योंकि प्रकृति पर हमारी निर्भरता ऐसे भी है कि बारिश कितनी हो रही, गर्मी कितनी पड़ रही है, तो इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, अभी पंच महाभूत बहुत असंतुलित है, लेकिन हमारे विज्ञान में बहुत ही सहज है पंच महाभूत संतुलित करना। एक तो मिट्टी में जीवन में एक बार पंच महाभूत ठीक कर लो, बहुत सरल है। अग्नि तत्व घट गया है तो मैं लाल मिट्टी डलवाता हूं, जिसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो आयरन ऑक्साइड में क्या है कि जिंक सल्फर ऐसे जो है, और कैल्शियम सल्फर खनिज डलवाते, उसमें सल्फर होता है 36%। तो सल्फर यानी अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला है। वो सल्फर खुद में अपने आप में ज्वलनशील तत्व है, तो सल्फर कैल्शियम खनिज डाल दो, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा मिट्टी का। वैसे ही जो है, अगर प्लांट का बढ़ाना है तो गौमूत्र को धूप में रखो, और धूप उसको 8-10 दिन, 1 महीना 3 महीने की धूप दिखाओ, स्प्रे कर दो 2 ml प्रति लीटर की दर से, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। अग्नि तत्व घटाना है तो अमृत धारा एक फार्मूला है, जो है अमृत धारा होता है, कपूर अजवाइन इनको मिला के बनाया जाता है, स्प्रे कर दो और मिट्टी में जो अग्नि तत्व घट जाएगा। जी, और बारिश पर जो निर्भरता रहती है उसको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे, जल तत्व की अगर आवश्यकता है? बारिश के लिए ऐसा जल तत्व की पूर्ति प्रकृति में माइकोराइजा नाम का जीव करता है, और हमारा एक फार्मूला अन्न द्रव्य रसायन जो हम चावल से बनाते हैं, तो इसको जब खेत में डाल, ये अन्न द्रव्य रसायन में 5000 आईपी का माइकोराइजा आता है, बाजार से भी अच्छा, तो 2 किलो से 200 लीटर किसान बना लेता है। इसको जब खेत में डाल दो तो रासायनिक खेती वाले का 1 हफ्ते में जो है फसल सूखने लगेगी, पानी की कमी। हमारे किसान 2-2 महीने भी पानी नहीं चलाएंगे तो कमी नहीं दिखेगी, फसल की ग्रोथ जरूर रुक जाएगी लेकिन कमी नहीं दिखेगी। अभी देखिए कितना सूखा है नीचे मिट्टी, लेकिन फसल में पानी की कमी नहीं है। जी, आप अन्य किसानों को, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कौन कौन से ग्रंथ अवश्य पढ़ने की सलाह देंगे कि इनको तो अवश्य पढ़िए, और कहां से वो प्राप्त कर सकते हैं, ये भी थोड़ा बताएं। ऐसा है कि मेरा एक ऐप है, मोबाइल ऐप भी हमने बनाया है, टीसीबीटी सोल दुकान। इस ऐप में जाएं, और मैंने लगभग 13 तरह के ग्रंथ इस ऐप में रखे हुए हैं। मेरी किताब भी जो है पंच महाभूत कृषि इस ऐप में है, तो वहां से जाएं। वृक्षायुर्वेद, उपवन विनोद, कृषि गीता, कृषि पाराशर, सारंगधर संहिता, और अभी जो है सस्य वेद भी हमने उसमें डाला हुआ है। ये बुलाएं, इनको पढ़ें और इन पे प्रयोग किए। मेरे से भी ज्यादा जो है
आप अगर ये प्रयोग करते हैं तो जितना हम सीखें उससे भी ज्यादा सीख लेंगे। जी। और ये निस्संदेह मानिए कि पंच महाभूत कृषि ही सतयुग की खेती है। हम जिस दिन मिट्टी हमारी मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है, हम किसानों को बिना जुताई निंदाई गुड़ाई की खेती शुरू करवा देते हैं। खरपतवार भी हमारी खेती में 90 से 95% घट जाते हैं। फसल अपने आप चलती है, बढ़िया आती है। आपकी कहानी को देखा भी, वहां पर हमने अभी दिखाया भी दर्शकों को, अब मन करने लगा। जब आपने कहा मक्खन जैसी मुलायम मिट्टी हो जाती, तो मन करने लगा है कि उस खेती को आकर देखा भी जाए। और निश्चित तौर पर कई दर्शक और कई किसान भाई जो आपको देख रहे होंगे वो भी इससे प्रेरित हो रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक पंच महाभूतों की एकदम नई चीज थी मेरे लिए। ताराचंद जी, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारी बधाई आपको, और उम्मीद करते हैं कि ये कृषि और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच पाए, ताकि सभी किसान आपकी तरह समृद्धि का स्वाद चख पाएं। ताराचंद जी बेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ताराचंद बेल जी प्रगतिशील किसान, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। और ये सिर्फ किसान नहीं है, ये कृषि वैज्ञानिक के तौर पर ऐसे प्रयोग भी कर रहे हैं। पंच महाभूतों की जो कृषि उन्होंने बताई है कि पंच महाभूतों को कैसे बैलेंस करना है मिट्टी में, उस क्षेत्र में, ये बहुत महत्व का प्रयोग वो मानते हैं। और भारत के पुरातन स्क्रिप्चर्स या ग्रंथों से ली हुई ये विधि है, और इसका फायदा भी हुआ है। बड़ा दिलचस्प पहलू रहा। तो ये कृषि एक्सप्रेस में आज का सफर था। अगले हफ्ते एक नए किसान की कहानी के साथ आपके सामने आएंगे, क्योंकि खेती किसानी इस देश की रीढ़ है। और किसान के साथ संघर्ष तो हैं, लेकिन यदि ठीक से कृषि हो, नवाचार के साथ कृषि हो, तो समृद्धि भी है। नमस्कार।